दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 11, अशिटीज केयर फॉर अगस्त्य। अगस्त्य, ठीक हो बेटा? सरिता जी फौरन उसके सिरहाने के पास आए। वो एकदम शांत था। नजरों ने सबके बीच अशिति को तलाशा, पर वो यहाँ नहीं थी, जो देखकर उसने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। अयान और मयूर के पीछे खड़ी अशिति ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी भर आई। अगस्त्य को महसूस हुआ जैसे वो यहाँ थी, पर फिर से देखने पर वो नजर नहीं आई। उसने अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक हूं मैं, परेशान मत होइए। अशिति, आ जा बेटा। सरिता जी ने जैसे ही कहा, अगस्त्य की नजर उठी। वो अब उसे नजर आई थी। सूजी और लाल आंखों में नमी भरे हुए वो उसे देख रही थी, पर उसने बिना कुछ कहे बस अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर लिया। अशिति की आंखों की नमी बढ़ गई। अविनाश जी, सरिता जी या कविता जी सब ये देख रहे थे। अगस्त्य से मिलकर अब सब बाहर निकले। अशिति अब भी उसी तरह से खड़ी थी। उसके कदम अगस्त्य की तरफ बढ़े और वो अब उसकी तरफ जैसे ही आए, अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। आप ठीक है? अशिति ने हिम्मत करके बहुत ही धीरे से कहा, पर उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिया। हम। अशिति की आंखों में नमी बढ़ गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। अगस्त्य बंद आंखों से भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। उसने अब अपनी आंखें खोल दी, पर अशिति कुछ बोल नहीं पाए। डोंट वरी, मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, अगस्त्य ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, जो सुनकर अशिति की आंखों की नमी बढ़ गई। अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उसने अपनी आंखों की नमी को पोंछ लिया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अगस्त्य ने एक बार उसकी ओर देखा भी नहीं था, जो उसकी बची हिम्मत को भी खत्म कर रहा था। वो अब बाहर निकल गई। मोक्ष के घर पर उसकी मां शालिनी जी आ चुकी थी। अपनी मां की चुप्पी, उनकी नाराजगी उसे बर्दाश्त नहीं थी। वो उनके कमरे में आया तो शालिनी जी ने चेहरा फेर लिया और वो हर किसी के सामने अकड़कर रहने वाला मोक्ष खुराना आकर उनके पांव के पास बैठ गया। मां, प्लीज देखो तो मेरी तरफ। उसकी बात सुनते ही उन्होंने गुस्से से भरी एक नजर उस पर डालकर कहा, मोक्ष, इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुझे। तेरे पापा ने भी ऐसा नहीं किया था। तूने जबरदस्ती एक लड़की को कैद कर लिया है। मैं प्यार करता हूं उससे। नविका का जिक्र होते ही उसके चेहरे पर गंभीरता भरे कुछ गहरे से भाव आ गए थे। शालिनी जी एकदम गुस्से से बोली, ये प्यार नहीं, पागलपन है, समझा तू? मुझसे बात मत कर, नजर मत आना मुझे। अपने लिए अपनी मां की इतनी नाराजगी बर्दाश्त कर पाना उसके लिए मुश्किल था। उसने अपनी आंखों को भींचा और अब उठकर वहां से निकला, जबकि शालिनी जी की आंखों में उदासी उतर आई। नविका कमरे में ही थी। जैसे ही वो आया, उसे देखते ही वो उठकर बेड की तरफ चली गई। दोनों के बीच एक अजीब सा बेगानापन आ गया था। मोक्ष ने उसे देखकर और उसने मन ही मन में कहा, पहली बार जीतकर भी हारने का एहसास हो रहा है। तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं आता? अगस्त्य के बारे में पता चलने के बाद भी वो उससे मिलने नहीं गई थी। उसके मन में गिल्ट था। उसकी वजह से अशिति और अगस्त्य का रिश्ता खराब हुआ। लगभग 4 दिन हो गए थे। दवाइयों की वजह से वो अक्सर गहरी नींद में रहा और तब अशिति उसके पास ही रहती थी, मगर कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो अब भी उसके पास बैठी हुई थी। आज ही सुबह उसे वरद ने उस बच्चे की डिटेल्स दी थी, तब उसे पता चला था नविका उस बच्चे को रख रही थी और उसे मोक्ष बीच में लेकर आ रहा था। अब अशिति को उसकी बात का मतलब समझ आया था। उसकी आंखों में नमी थी। अपने सामने बेड पर लेटे अगस्त्य पर उसकी नजर थी। वो अपने आप में ही बोली, आपको तो समझती थी ना मैं, पर मैं ही नहीं समझी। आप पर भरोसा करने की जगह, आपसे बात करने की जगह मैं सब छोड़कर चली गई। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उसकी आंखों में इस वक्त ढेर सारे आंसू भरे हुए थे, जो अब उसके गालों के होकर अगस्त्य के चेहरे पर पड़े। अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली। उसे देखते ही वो ठहर गया। अशिति ने उसे देखते ही अपनी आंखों को पोंछा। इतने दिन में भी हिम्मत करके भी वो उससे बात नहीं कर पा रही थी। दोनों की नजर एक दूसरे पर ही थी। तभी नर्स की आवाज आई, मैम, आपको डॉक्टर सर ने बुलाया है। अशिति ये सुनकर उठी और उसने आहिस्ता से कहा, आप यही रुकना। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई और अगस्त्य एकदम खामोशी से उसे तब तक देखता रहा, तब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। उसके चेहरे पर एक शिकन नजर आ रही थी। अशिति का बिहेवियर कुछ बदला हुआ लग रहा था, पर क्यों ये वो समझ नहीं पा रहा था। क्या वो उसकी परवाह कर रही थी? उसे अब भी फर्क पड़ता था। ये सोचते ही वो एकदम ठहर सा गया। अशिति इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। आयुष्मान जी और अयान भी यही थे। डॉक्टर ने उनकी ओर देखकर कहा, अभी सिचुएशन देखकर सर्जरी की जरूरत लग नहीं रही है। मेडिसिन रेगुलर दीजिए, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक, वरना नीड होगी सर्जरी की। अशिति का दिल ये सुनकर घबरा गया था। आयुष्मान जी और अयान ने डॉक्टर से बाकी की बात कंफर्म की, पर वो मन ही मन उसके ठीक होने की दुआ करने लगी। हे भगवान, उनको ठीक कर दीजिए, प्लीज उनको ठीक कर दीजिए। आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, डॉक्टर ने कहा। तो अयान ने जवाब दिया, जी जी, हम पूरा ध्यान देंगे। अगस्त्य के डिस्चार्ज पेपर्स पूरे हुए। अशिति अब वार्ड में आए तो वो अपने टी शर्ट और ट्राउजर में रेडी था।
हाथ में लगी चोट पर अब भी पट्टी लगी थी, सर पर भी पट्टी थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। भाई चलिए। अयान भी पीछे से आ गया। अगस्त्य के पास आकर उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो खामोशी से कदम बढ़ा गया। अशीति ने नम आंखों से उसे देखा। आयुष्मान जी के साथ अयान कार में आगे बैठा हुआ था। अगस्त्य पीछे अशीति के साथ था। वो सामने देख रहा था, मगर पास बैठी अशीति की नजर उस पर थी। एकदम खामोशी से ये सफर पूरा हुआ। वो लोग रायचंद विला पहुंचे। अगस्त्य को देखते ही अविनाश जी की जान में जान आए। सरिता जी ने उसे बैठाकर कहा, तू ना अपने आगे सुनता ही नहीं है किसी की। क्या कर रहा है बेटा, अब किस बात से परेशान है? उनके इतना कहते ही अशीति की नजर उस पर उठी और ठीक उसी पल अगस्त्य ने भी उसकी तरफ देखा। वो अब भावहीन से अंदाज में बोला, मेरा ध्यान नहीं था, बस इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। ठीक हूं मैं, आप परेशान मत होइए। बच्चा परेशान है मेरा, इतने दर्द में है और मैं परेशान ना हूं। सरिता जी ने एकदम प्यार से उसके गाल को छूकर कहा तो वो कुछ नहीं बोला, पर वो एक बार फिर से बोली, मायरा जा बेटा, जूस ले आ इन दोनों के लिए। अशीति इतना सुनते ही उठी, मैं लेकर आती हूँ, वो बीटरूट का जूस अभी सही रहेगा इनके लिए। वो इतना कहकर फौरन ही रसोई की तरफ बढ़ी थी। मायरा उसके पीछे ही आई। अगस्त्य नासमझी से देख रहा था। उसका बर्ताव उसे समझ नहीं आया था। वो अपना दिनकर बेड पर बैठा था। आज पूरे टाइम वो नजर के सामने थी, उसके लिए सब कुछ खुद कर रही थी। चाची या मायरा के कहने के बाद भी उसने खुद अगस्त्य के लिए वेजिटेबल दलिया बनाया था। उसके बारे में ही वो सोच रहा था, तभी कमरे में आती अशीति पर नजर पड़ी। अगस्त्य ने जब उसे अपनी ही तरफ आते देखा तो भौहें उचकाकर उसे देखा। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। अशीति ने दवाई का बॉक्स निकाला और उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाने लगी। ले ली है मैंने, अगस्त्य ने सपाट अंदाज में जवाब दिए तो वो ठहर गई। उसने पानी वापस रखकर मेडिसिन देखी और अब बॉक्स वापस रखकर उसके पास ही बेड के कोने पर बैठी। अगस्त्य ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर अब भाव बदलने लगे थे। मैं वो कह रही थी कि। अशीति ने जैसे ही ये कहा वो एकदम सख्ती से बोला, याद है ना कहाँ और किसके सामने बैठी हो? क्यों कर रही हो ये सब? इतना दिखावा तो नहीं कर रही थी, फिर अब क्यों? उसने जिस सख्त लहजे में कहा वो कुछ बोल नहीं पाए। अगस्त्य बेड के दूसरी तरफ खिसक गया। अशीति कुछ पल तक एकदम खामोश रही, उसके बाद उसने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, सुनिए ना। अगस्त्य ने ये सुनकर आंखें भींच ली। लहजे में जो बदलाव था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने उसकी तरफ नहीं देखा, पर वो अब हिम्मत करते हुए बोली, आप मुझसे बात। क्या हुआ, क्या है तुम्हें? नफरत है? मेरा छूना, मेरा देखना पसंद नहीं था, अब क्या हुआ? अगस्त्य ने एकदम गुस्से से कहा। अशीति सच में इस वक्त उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने अब हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बहुत ही धीरे से बोली, वो वरद भैया और वो मोक्ष ने बताया कि वो जो मैं समझ रही थी वो ऐसा नहीं है। अगस्त्य ये सुनते ही अब एकदम पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उसे लग रहा था उसकी तकलीफ देखकर उसे फर्क पड़ा था। वो उसके लिए परेशानी थी। उसे उसकी बात पर यकीन हुआ था, मगर ये सुनते ही उसे अब एहसास हुआ वो उसकी नहीं किसी और की बात सुनकर उस पर यकीन कर रही थी। वो अब तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, हम इसलिए ये फिक्र नजर आ रही थी। मेरी बात, मेरा कहा मैटर नहीं करता। किसी और ने कहा, सबूत दिखाया तब तुम्हें यकीन हुआ। अशीति ये सुनते ही तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं आपकी बात। शट अप, जस्ट शट अप, उसने एकदम गुस्से से कहा और आवाज इतनी तेज थी कि उसे चुप हो जाना पड़ा। वो उसके पास होकर जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ने लगी तभी उसने अपने हाथ को आगे कर उसे रोका। डोंट यू डेयर, अपने मतलब नहीं, एक्चुअली अपनी फिजिकल नीड्स के लिए यूज कर सकता हूं तुम्हें, सो बी केयरफुल। उसने उसी की जबान ने कहा। अशीति ने आंखें भींच ली थी। वो इतने दिन से खुद ही ये सब कह रही थी और अब जब उसने कहा तो उसे बुरा लग रहा था। अगस्त्य सोने ही लगा था, तभी साइड टेबल पर रखे उसके फोन पर नजर पड़ी, जिस पर आती कॉल देखते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने बुरी तरह से दांत पीस लिए। क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड 12 ए फ्लैट क्या करेगी अशीति? क्या हुआ, क्या है तुम्हें? नफरत है? मेरा छूना, मेरा देखना पसंद नहीं था, अब क्या हुआ? अगस्त्य ने एकदम गुस्से से कहा। अशीति सच में इस वक्त उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। उसने अब हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बहुत ही धीरे से बोली, वो वरद भैया और वो मोक्ष ने बताया कि वो जो मैं समझ रही थी वो ऐसा नहीं है। अगस्त्य ये सुनते ही अब एकदम पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। उसे लग रहा था उसकी तकलीफ देखकर उसे फर्क पड़ा था। वो उसके लिए परेशानी थी। उसे उसकी बात पर यकीन हुआ था, मगर ये सुनते ही उसे अब एहसास हुआ वो उसकी नहीं किसी और की बात सुनकर उस पर यकीन कर रही थी। वो अब तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, हम इसलिए ये फिक्र नजर आ रही थी। मेरी बात, मेरा कहा मैटर नहीं करता। किसी और ने कहा, सबूत दिखाया तब तुम्हें यकीन हुआ। अशीति ये सुनते ही तुरंत बोली, नहीं, मैं आपकी बात। शट अप, जस्ट शट अप, उसने एकदम गुस्से से कहा और आवाज इतनी तेज थी कि उसे चुप हो जाना पड़ा। वो उसके पास होकर जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ने लगी तभी उसने अपने हाथ को आगे कर उसे रोका। डोंट यू डेयर, अपने मतलब नहीं, एक्चुअली अपनी फिजिकल नीड्स के लिए यूज कर सकता हूं तुम्हें, सो बी केयरफुल।
उसने उसी की जबान ने कहा। अशीति ने आंखें भींच ली थी। वो इतने दिन से खुद ही ये सब कह रही थी और अब जब उसने कहा तो उसे बुरा लग रहा था। अगस्त्य सोने ही लगा था तभी साइड टेबल पर रखे उसके फोन पर नजर पड़ी, जिस पर आती कॉल देखते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने बुरी तरह से दांत पीस लिए। फोन की आवाज सुनकर अशीति उस तरफ आए। झुकते हुए वो जब अगस्त्य को अपने करीब महसूस हुई, उसने एकदम तंजिया से अंदाज में कहा, अब भी मैं वही इंसान हूं। अशीति ने फोन टेबल से उठाया। देव का नंबर देखते ही वो सीधी बैठकर धीरे से बोली, वो देव बस। आई डोंट केयर, तुम किससे बात करती हो, आई डोंट केयर। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। करवट बदलते ही वो दर्द ने कराह उठा। अशीति एकदम हड़बड़ाकर उसके बाह पर अपना हाथ रखकर कहा, आप ठीक है, आराम से, दर्द होगा। मेरे दर्द या मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसने उसी तरह से कहा। चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। शालिनी जी के आने के बाद भी नविका बाहर कम ही आती। अब भी वो अपने कमरे में ही थी। उसने अपना फोन लिए कुछ सोचकर एक नंबर डायल किया। हेलो, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज, मुझे चीकू का पता चाहिए प्लीज, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए पता चाहिए। बात करके उसने जब फोन रखा एक उम्मीद की किरण सी नजर आई थी। मोक्ष का ख्याल आते ही उसका चेहरा सख्त हो गया और वो नफरत भरे अंदाज में बोली, जिस तरह से तुमने मुझसे शादी की है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ तकलीफ भी नजर आने लगी थी। उसे पुरानी बात याद आने लगी। हल्दी की रस्म होने के बाद अपने फोन पर आए मैसेज को देखकर वो अगस्त्य से मिलने आए। वो ठीक था जो देखकर उसे राहत मिली और तभी उसने बताया था मोक्ष चीकू के पीछे था। अगस्त्य ने साफ कह दिया था वो पहले अशीति से बात करेगा, उसके बाद उसकी उससे क्या बात हुई ये वो नहीं जानती थी। अगस्त्य जिस तरह से गया नविका कुछ कह नहीं पाए। वो अब घर जाने के लिए निकल गई। उस वक्त वो कार ड्राइव कर ही रही थी कि सामने से आती गाड़ी सीधा उसकी गाड़ी के सामने रुकी थी और उसने भी आखिर में किसी तरह ब्रेक्स लगाए। नविका ने चिढ़कर एकदम गुस्से से बाहर निकलते हुए कहा, कौन पागल है। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली मोक्ष खुराना नजर आया, जिसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। उसके चेहरे पर आई उस मुस्कान को देखते ही नविका ने दांत पीसकर एकदम गुस्से से कहा, तुम्हारी आदत नहीं सुधरी ना पीछा करने की। अरे जान, आज शादी है हमारी। वो एकदम गहराई से उसकी आंखों में झांकते हुए जब उसके करीब आया। नविका उसकी बात पर एकदम गुस्से से चिढ़ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूं मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। एक बार फिर उसने मना किया था, जो सुनते ही मोक्ष के चेहरे का रंग बदला। उसका हाथ पकड़कर उसने उसे उसकी कमर में हाथ डालकर उसे एकदम से अपने से लगा लिया। नविका ब्लैंक सी पर वो एकदम उसकी कमर पर पकड़ कसकर बोला, शादी तो अब करनी ही होगी जान, तुम्हारी जान की बात है। उसके इतना कहते ही नविका ने उसकी तरफ देखा। वो तुरंत बोली, तुम मेरे चीकू तक नहीं पहुंच सकते, वो मेरे पास है जान। मोक्ष उसी तरह से शातिर मुस्कुराहट के साथ उसकी बात काटकर बोला, जो सुनते ही नविका के चेहरे पर कुछ परेशानी सी नजर आई। उसने तुरंत कहा, नहीं तुम उसे बीच में नहीं लाओगे। मोक्ष जो हुआ हमारे बीच हुआ है, प्लीज उसे। तभी मोक्ष के इशारे पर एक आदमी उसे फोन देकर गया। उसने फोन आए किया कि नविका की जान हलक में आ गई। उसका चीकू बंद आंखों के साथ कुर्सी पर बंधी हुई हालत में था और आसपास दो आदमी बड़ी बड़ी बंदूक के साथ खड़े थे। चीकू, मेरे चीकू को कुछ नहीं करोगे तुम, वो एकदम चीखी। उसकी आंखों में तकलीफ देखते ही मोक्ष खुद बेचैन हो गया, पर उसने अब तुरंत ही कहा, हो सकता है जान, अब सब तुम पर है। मोक्ष तुम प्लीज मत करो, मेरी शादी है, तमाशा होगा। नविका ने जैसे ही ये कहा वो सख्त चेहरे के साथ बोला, तुमने खुद ये तमाशा बनाया और मेरे तमाशे की फिक्र नहीं थी ना, तो अब क्यों डर रही हो जान। वो उसे उसी तरह से चीकू के नाम पर धमकी देकर मंदिर तक लेकर आई। शादी की तैयारी हो चुकी थी। नविका बस बुद्ध बनी बैठी रही। अब जब मोक्ष की गाड़ी रायचंद विला में रुकी तभी वो होश में आई। अंदर लोगों के आने का एहसास होते ही नविका ने गहरी सांस ली। सब लोग इस वक्त दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे और जब दुल्हन आए तो गले में वरमाला डाले ये देखते ही सब चौंक गए थे। ये क्या बेहुदा मजाक है। समय एकदम चीखा। अविनाश जी सख्त चेहरे के साथ मोक्ष को देख रहे थे। लोगों के बीच बातें बनने लगी। नविका की मां ने आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। अगर यही करना था तो इतना बेइज्जत क्यों किया हमें, क्यों किया ये सब। उसकी मां गुस्से से सवाल कर रही थी, पर नविका की वो चुप्पी टूटी ही नहीं और बस तभी उसके सारे रिश्ते खत्म हो गए थे। खिड़की के बजने की आवाज सुनकर वो अपने ख्याल से बाहर निकली। उसकी आंखों में नमी आ गई और मोक्ष का ख्याल आते ही वो नफरत से चीखी, आई हेट यू, आई हेट यू। अगस्त्य की देखभाल करने की अशीति खुद जिम्मेदारी ले रही थी। वो उसके लिए सब करने की कोशिश कर रही थी। नाश्ता। कमरे में आकर उसने जैसे ही प्लेट आगे की, अगस्त्य चिल्लाया, चाची। उसकी आवाज सुनकर सरिता जी आए। मैं ये नहीं खा पाऊंगा, फ्रूट्स भिजवा दीजिए। उसने कहा तो सरिता जी ने अशीति की ओर देखा। मैंने ध्यान नहीं दिया, हैवी हो जाएगा। कोई नहीं, मैं भिजवा दूंगी, तू नाश्ता कर, इतनी देर से किचन में लगी थी। सरिता जी इतना कहकर निकल गई। अशीति ने अपनी आंखों में आए नमी को संभाला। कुछ नहीं लेंगे, उसने धीरे से पूछा तो वो बस खामोशी से चेहरा फेर गया। दोनों के बीच एक अजीब सा फासला आ गया था। अगस्त्य उसकी कोशिश को नजरअंदाज कर रहा था और वो खुलकर उससे बात नहीं कर पा रही थी।
वो उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी मगर वो उसे वो भी नहीं करने दे रहा था। अशीति नम आंखों के साथ लॉन में खड़ी थी। वो अपनी बाहें इर्द गिर्द लपेटकर खड़ी थी, तभी आवाज आए, सब ठीक है? अविनाश जी की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखों में आने वाली नमी को छिपा लिया और मुस्कुराकर बोली, जी दादाजी। वो उसके पास ही आ गए। उसने बेशक अपनी नम आंखों को पोंछ लिया था मगर उसके बाद भी वो देख चुके थे। कोई परेशानी है? उन्होंने पूछा तो वो नामे गर्दन हिला गई, जिस पर दादाजी ने गंभीरता से कहा, कौन सी लड़की है ये, हमें तो पहचान में नहीं आ रही है। अशीति ने नासमझी से उनकी तरफ देखा, जिस पर वो एकदम ही प्यार से बोले, बेटा वो बेशक कितना गुस्सा करे पर तुम्हारे बिना रहना नहीं आता उसे। हम सबके लिए 6 हफ्ते थे जो उसने 6 साल की तरह गुजारे हैं। तुम तो ऐसी नहीं थी ना? ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। आई एम सॉरी दादाजी, आई एम सॉरी। मैं उसने इतना कहा तभी वो बोले, हमारी बच्ची थी शालिनी मोक्ष खुराना की माँ, बहुत प्यार से रखा था अपनी बहन की उस आखिरी निशानी को हमने। जैसे अभी मोक्ष नविका के शादी की बात करके गया वैसे ही उसका बाप आया था जिसे हम कभी अपनी बच्ची नहीं देना चाहते थे, पर वो हमारी मर्जी के बिना उसके साथ चली गई। बस ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ज्यादा दिल और भरोसा टूटा था, बस उसके बाद सब रिश्ते खत्म हो गए थे। काफी साल बाद शालिनी की उदासी और घर परिवार से दूरी के चलते उसका पति हमसे बात करने आ रहा था। इस दौरान उसकी जान चली गई और बस तब से मोक्ष ने इसे अपने बाल मन पर दुश्मनी की तरह लिया। हम खुद अपने बेटे के जाने के गम में थे और अगस्त्य उस वक्त जिस हालत में था उसके बाद हम किसी और को वक्त दे ही नहीं सकते थे। ये उसकी रायचंद परिवार से नफरत और दुश्मनी की वजह है। अशीति सारा सच दादाजी के मुंह से सुनकर एकदम हैरान थी और वो भी अब कुछ चुप हो गए। कुछ ही सेकंड बाद उसको समझाते हुए उन्होंने कहा, इतना मत सोचो बेटा, अगस्त्य को वो ही लड़की संभाल सकती है और सुधार सकती है जो बहू हम अपने घर में लेकर आए थे। समझ रही हो ना हमारी बात? अविनाश जी की बात सुनकर अशीति नासमझी से उनकी तरफ देख रही थी, तभी जो आवाज आई वो दोनों को चौंका गई। कौन आया अब सामने? क्या अगस्त्य और अशीति साथ हो पाएंगे? क्या दोनों परिवार के बीच की ये नाराजगी और दुश्मनी खत्म हो पाएगी? क्या मोक्ष के लिए कभी बदलेगा नविका का दिल? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 13 डिवोर्स पेपर्स। आई एम सॉरी दादाजी, आई एम सॉरी। मैं उसने इतना कहा तभी वो बोले, हमारी बच्ची थी शालिनी मोक्ष खुराना की माँ, बहुत प्यार से रखा था अपनी बहन की उस आखिरी निशानी को हमने। जैसे अभी मोक्ष नविका के शादी की बात करके गया वैसे ही उसका बाप आया था जिसे हम कभी अपनी बच्ची नहीं देना चाहते थे, पर वो हमारी मर्जी के बिना उसके साथ चली गई। बस ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ज्यादा दिल और भरोसा टूटा था, बस उसके बाद सब रिश्ते खत्म हो गए थे। काफी साल बाद शालिनी की उदासी और घर परिवार से दूरी के चलते उसका पति हमसे बात करने आ रहा था। इस दौरान उसकी जान चली गई और बस तब से मोक्ष ने इसे अपने बाल मन पर दुश्मनी की तरह लिया। हम खुद अपने बेटे के जाने के गम में थे और अगस्त्य उस वक्त जिस हालत में था उसके बाद हम किसी और को वक्त दे ही नहीं सकते थे। ये उसकी रायचंद परिवार से नफरत और दुश्मनी की वजह है। अशीति सारा सच दादाजी के मुंह से सुनकर एकदम हैरान थी और वो भी अब कुछ चुप हो गए। कुछ ही सेकंड बाद उसको समझाते हुए उन्होंने कहा, इतना मत सोचो बेटा, अगस्त्य को वो ही लड़की संभाल सकती है और सुधार सकती है जो बहू हम अपने घर में लेकर आए थे। समझ रही हो ना हमारी बात? अविनाश जी की बात सुनकर अशीति नासमझी से उनकी तरफ देख रही थी, तभी आवाज आई, सच कह रहे हैं बाबूजी। ये आवाज सुनकर वो दोनों ही चौंक गए। आयुष्मान जी को देखकर चौंकने के साथ साथ अशीति ने अपनी नजरें झुका ली। वो अब उसकी तरफ आते हुए बोले, बेटा वो शायद नाराज हो पर उसका गुस्सा भी निकाल सकती हो तुम। हाँ बिल्कुल, दादाजी ने भी कहा। जो सुनकर अशीति ने शर्मिंदगी से झुकी हुई अपनी नजरों को उठाकर एकदम ही धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने सबको परेशान किया, उसके बाद भी आप लोग इतने सपोर्टिव है, थैंक यू सो मच। आयुष्मान जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, अपना भी ध्यान दो, जाओ सरिता बुला रही है तुम्हें। उनकी बात सुनकर वो वहां से निकल गई। आयुष्मान जी ने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, सुना है शालिनी दीदी आ गई है? यही हमें कोई मतलब नहीं, उसके उस बेवकूफ बेटे ने हमारे परिवार का चैन बर्बाद कर दिया है। वो गुस्से से बोले। अगस्त्य कमरे में था। अशीति का उसके आसपास रहना, उसकी परवाह करना उसको हर एक पल यकीन दिला रहा था। वो अब भी किसी और की बात में आकर उस पर यकीन कर रही थी और ये ही बात उसे बुरी तरह से हट कर चुकी थी। वो इतना सब कुछ कहने के बाद अब उससे एकदम नॉर्मल हो जाने की उम्मीद कर रही थी। ये बात उसके जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अशीति के कमरे में आने की आहट महसूस कर वो उठकर खड़ा हुआ। वो अब बालकनी में जाने से पहले अलमारी के पास रुका, जो देखकर अशीति ने गौर किया, पर वो उसे नजरअंदाज करता हुआ बालकनी में आ गया। वो चेंज करके जैसे ही आया, अगस्त्य के आसपास के आती सिगरेट का धुआं नजर आते ही अशीति एकदम गुस्से से भर उठी। आपको समझ नहीं आया? अशीति ने उसके पास आकर तुनक कर एकदम ही गुस्से से कहा। अगस्त्य ने सर्द सी नजर उस पर डाली और चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? अपने बच्चे के लिए दूर रहो मुझसे, वरना मेरी तरह घटिया इंसान ना बन जाए। अशीति ने आंखें भींच ली। वो अब भी सिगरेट के कश भर रहा था। अगस्त्य की तरफ देखती अशीति ने उसकी बांह पकड़कर कहा, वही तो समझिए ना, हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा अगस्त्य। वो जो सिगरेट के कश भर रहा था वो उसकी ये बात सुनते ही ठहर सा गया। उसने एक पल को आंखें मीचकर सिगरेट को बुझाकर फेंक दिया, जो देखते ही अशीति को सुकून सा मिला।
अगस्त्य ने उसकी तरफ पलटकर अब तंजिया से अंदाज में कहा, हमारा बच्चा, इस बच्चे पर मेरा कोई हक नहीं है, और है भी तो तुम नहीं मानती, बस इतना ध्यान रखो। इतना कहकर वो अपने हाथ पर लगी पट्टी को ठीक करते हुए वो वहां से निकल गया। उसकी बातें सुनती अशीति ने अपनी आंखें भींच ली। वो अब महसूस कर पा रही थी उसके शब्दों ने उसे कितनी बुरी तरह से हर्ट था। वो उसके ही बच्चे पर उसे उसका हक नहीं देने को राजी थी। आंखें भींचते ही आंखों से आंसू निकले जो गालों तक आ गए। अशीति को अब दादाजी की बात याद आई। उसने अपने आंसुओं को पोंछकर खुद को मजबूत करके अपने आप में हुई कहा, मैंने गलती की है, हट किया है आपको, तो अब आपको ठीक करना, आपको मनाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये इतना आसान नहीं होने वाला मैं जानती हूं, पर मैं कर लूंगी, मैं मना लूंगा आपको। महक की कोशिशें, उसका इंतजार रंग लाया था। कबीर काफी हद तक उसकी तरफ बढ़ गया था। उसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को वो तैयार था, पर हमेशा एक उलझन रहती। अभी वो आंखें बंद करके लेटा ही था, तभी महक नींद में ही उसके करीब आ गई थी, और उसने जैसे ही उसे अपनी बाहों में भरना चाहा, रितिका का चेहरा आंखों के सामने आ गया। कबीर के बढ़ते हुए हाथ अब पूरी तरह से ठहर से गए थे। उसने ठहरकर उसकी तरफ देखा। महक को उसने अब अपने से दूर किया। एकदम ही उसके इस तरह से झटकने से महक की नींद खुली। आई एम सॉरी, उसने झिझकते हुए कहा। बुरा लगा था कबीर का इस तरह से छिटक देना। वो खुद ही ध्यान रखती थी और कबीर खुद भी तो उसकी तरफ बढ़ रहा था, फिर इस तरह से बर्ताव का क्या मतलब। महक ने उठकर धीरे से कहा, सॉरी, ध्यान नहीं गया मेरा, तुम जनरली रिएक्ट नहीं करते तो फिर भी ध्यान रखना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, हमारे बीच अब भी कुछ छोड़ो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वो बिस्तर के दूसरे कोने पर लेटी। बीच में अब अच्छी खासी जगह बन गई थी। ये शख्स जितना स्पोर्टिव इंसान था उतना ही जिम्मेदार भी, और कब वो इतने दिनों में उसके दिल में घर करता गया उसे भी महसूस नहीं हुआ था, और शायद यही वजह थी कि वो उसका ये बर्ताव नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। महक ने अपनी आंखों में आए नमी को तुरंत पोंछा और आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर लगी। कबीर को भी 2 पल बाद रियलाइज हुआ जो उसने किया उसे वैसा नहीं करना चाहिए। वो उससे बात करने की कोशिश में शब्द जी जुटाने लगा। महक को नींद नहीं आई, बल्कि उसे एक घुटन महसूस होने लगी, तो वो उठी। महक, लिसन टू मी। कबीर ने उसे उठता देखकर इतना कहा तो वो बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, नींद खुल गई ना, सर दुख रहा है, आ जाऊंगी, तुम सो जाओ। इतना कहकर बिना रुके वो कमरे से बाहर निकल गई। कबीर ने आंखें भींच ली। अपने आप को शब्दों में समझा पाना उसके लिए मुश्किल था। महक एक बहुत अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर थी, ये बात वो भी जानता था, पर पिछली जिंदगी से अब तक पूरी तरह से निकल नहीं पाया था। वो अब कुछ पल तक सोचने के बाद उठा। वो बाहर हॉल में ही थी। कबीर ने उसके पास आकर कहा, कमरे में चलो। आ जाऊंगी ना, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। महक ने बिना किसी भाव के कहा तो वो उसके पास आया। उसने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। महक ने एकदम ही चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो रुका नहीं था। कमरे में आकर महक को बेड पर बैठाकर उसने एक गहरी सांस ली। तभी वो बोली, कबीर, मेरी वजह से तुम। आई एम सॉरी यार, कबीर ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा, तो महक ने चेहरा फेर लिया। प्लीज, मुझे अभी बात नहीं करनी है। महक दूसरी तरफ आकर लेट गई। कबीर भी चुप हो गया। एक बिल्डिंग के सामने मोक्ष की गाड़ी रोकी। उसने अंदर आते ही गार्ड की तरफ देखा तो वो बोला, साहब, बच्चा एकदम ठीक है। मोक्ष ने गर्दन हिलाई और अंदर आया। कमरे में एक 4-5 साल का बच्चा था। उसे देखते ही मोक्ष ने गहरी सांस ली। वो बच्चा उसे देखते ही बोला, जीजू, दीदी कब आएगी? आ जाएंगी, मोक्ष ने जवाब दिया, और सोफे पर आकर बैठते ही उसने कुछ शॉपर्स सामने देखा। वो अपने खिलौने और कपड़े देखकर खुश हुआ। थैंक यू जीजू, उसने खुश होकर कहा, और उसे मोक्ष ने कुछ पल तक देखते रहने के बाद उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ओके, मैं आऊंगा मिलने जल्दी। दीदी को लाओ ना, उसने जिद भरी आवाज में कहा, तो मोक्ष ने गर्दन हिला दी। टेक केयर चैंप, उसके इतना कहते ही उसने उसके गाल को चूम लिया। मोक्ष के चेहरे पर भाव बदल गए। आज उस हमेशा सख्त रहने वाले इंसान के चेहरे पर नरमी नजर आ रही थी। अगस्त्य को देखकर डॉक्टर गए थे। उसके हाथ की चोट काफी हद तक ठीक थी, मगर सर पर चोट अब भी गहरी थी। वो अब भी ना जाने किस सोच में गुम था। अशीति उसके पास आई। उसने उसके पास आकर आहिस्ता से कहा, ये खा लीजिए। फ्रूट्स की प्लेट देखकर उसने अशीति की तरफ देखा और सपाट से अंदाज में कहा, अपने आप तक रहो जैसे रह रही थी। रह लूंगी, पर इस वक्त मेरे पतिदेव को मेरी जरूरत है। बाकी फिर तो आपको करना ही सब मेरे लिए और हमारे बेबी के लिए। वो उसकी आंखों में झांकती हुई एकदम ही गहराई से बोली। उसकी बात सुनते ही अगस्त्य ने उसकी तरफ देख। वो अगले ही पल तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, कमाल से, मगर तुम वो ही हो जो अभी कुछ दिन पहले मुझे झेलने की बात कर रही थी। आप मेरी बात को इस तरह। अशीति ने जैसे ही इतना कहा, अगस्त्य ने सख्ती से उसकी बात काटी। इस या उस तरह से ही नहीं, तुम्हारी बात या तुमसे ही फर्क नहीं पड़ता है मुझे। वो जिस गुस्से और तंज से बात कर रहा था, अशीति आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। उसने फ्रूट्स का प्लेट रखकर कहा, खा तो लीजिए, दवाई लेनी है। अगस्त्य की बेरुखी, उसका ये अंदाज उसको तकलीफ दे रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर गलती भी तो उसकी ही थी। कल रात के बाद से महक के दिमाग में वही चल रहा था। कबीर भी समझ रहा था वो उससे अपसेट थी। आज वो दोनों की घर पर थे। महक कमरे में आने की जगह ज्यादा देर तक उसकी माँ के साथ ही थी।
महक, कबीर ने अब कमरे से ही आवाज दी। सुधा जी ने महक की तरफ देखा तो वो उठकर अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आते ही कबीर पर नजर पड़ी। उसने उसके पास आकर कहा, यार आज गायब कहाँ हो तुम? कबीर, माँ के साथ थी मैं, महक ने कहा और उसके बिखरे कपड़ों के समेटने लगी। कबीर शांत सा उसे देखने लग गया। उसने अब उसके पास आकर कहा, तुम्हें तो आदत नहीं थी ना फिर ये सब? मेरा मतलब तुमने कहा तुमसे एक्सपेक्ट ना किया जाए कि तुम कुछ भी करोगी किसी के लिए, पर उसके बाद भी तुम सब कर रही हो। बुआ जी के आने पर सब हैंडल करना हो या अब माँ की हेल्प, मेरे काम सब कुछ क्यों? कबीर उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। जब से उनकी शादी हुई थी बहुत ज्यादा ही बदलाव देखने को आए थे उसमें जो उसे अब तक समझ नहीं आए थे। महक ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर उसको कुछ पल तक देखते रहने के बाद बोली, न तुम्हारा अपना किया है। उसकी ये बात कबीर को समझ नहीं आई। वो नासमझी से ही उसे देख रहा था। महक ने अब अलमारी में सब कुछ सेट किया। अलमारी बंद करके जैसे ही वो पलटी, सामने कबीर खड़ा था। मैं समझा नहीं, कबीर ने पूछा। महक ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो जो मैंने इतनी आसानी से सब एक्सेप्ट कर लिया, पर ऐसी हो कि तुम अब तक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, बस यही कहना चाह रही थी मैं। कबीर उसकी बात सुनकर ब्लैंक सा हो गया था। उसने तुरंत ही आगे बढ़ती महक का हाथ थामकर सवाल किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तुम्हें? कबीर प्लीज, मुझसे नहीं होगा। एक दिन तुमको लगता है बीवी हूं, अगले दिन दोस्त हूं। तुम क्या चाहते क्या हो मुझे नहीं समझ आता, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती तुम मुझ पर एहसान करो। प्लीज कबीर, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। महक ने एकदम ही गंभीरता से अपनी बात कही और बिना रुके ही वो वहां से निकल गई। कबीर उसको जाते हुए देखते रह गया। उसके माथे पर शिकन नजर आने लगी थी। एहसास हुआ वाकई वो बार बार उसका दिल दुखा रहा था। उसने अब कुछ सोचते हुए अपने आप में ही कहा, पर महक को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है वो तो खुद। बोलते बोलते कबीर एकदम ही रुक सा गया। एकाएक कुछ सोचते हुए वो पूरी तरह से थम सा गया था। अगस्त्य की हालत में काफी सुधार था, मगर इतने दिन से वो अब तक घर ही था। अशीति सुबह जब उठी वो अपने बराबर में नजर आया। पछतावे से उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझसे इतने नाराज हैं आपकी मेरी कोई कोशिश भी नहीं नजर आ रही है आपको। उसने एक गहरी सांस ली और उसके करीब होकर उसने एकदम आहिस्ता से उसके माथे को चूमकर एकदम ही प्यार और नरमी से कहा, आपको मना लूंगी मैं। वो अब उठकर जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ी तभी उसने अपनी आंख खोल ली। अशीति की पुरानी बातें याद कर उसने अपने माथे पर अपने हाथ को रगड़कर कहा, नहीं, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ जितना तुम्हें लगता है। नहीं रहना था ना तुम्हें मेरे साथ तो बस। अगस्त्य के चेहरे पर इस वक्त एक गंभीरता सी नजर आ रही थी। अशीति नीचे आए। अगस्त्य का ब्रेकफास्ट रेडी करके वो कमरे में आए। वो आज रेडी हो रहा था। माथे पर अब एक बैंडेज लगी थी। उसको आज ऑफिस के लिए रेडी होते देखकर उसने टेबल पर उसका ब्रेकफास्ट लगाकर कहा, पहले नाश्ता कीजिए, दवा लेनी होगी ना तो बस इसलिए कह रही हूँ, ऑफिस में भी चलती हूँ ना। अगस्त्य आज बिना कुछ कहे हम बोलकर नाश्ता करने लगा। अशीति को एक पल को उसका बिहेवियर अजीब सा लगा, मगर ये देखकर वो मुस्कुरा दी। अगस्त्य के साथ वो आज काफी दिन बाद ऑफिस आई थी और उसका ध्यान काम से ज्यादा अगस्त्य पर था। उसको कॉफी देकर वो जैसे ही अपने केबिन में आए प्यून ने आकर एक लिफाफा दिया। ये मेरे लिए है? अशीति ने पूछा तो उसने हामी भरी और चला गया। उसने अब लिफाफा खोला तो आंखों में एकदम ही पेपर्स को देखकर नमी आ गई, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर्स थे जिस पर अगस्त्य के सिग्नेचर थे, जो उसे और भी ज्यादा ही हैरान कर गया था। क्या हो जाएगा अगस्त्य और अशीति का डिवोर्स? क्या बस इतना ही साथ था इनका? क्या खत्म हो जाएगी ये दास्तान? कैसे पूरी तरह से सुधर पाएगा कबीर और महक का रिश्ता? मोक्ष खुराना आखिर चाहता क्या है? क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 14 खड़ूस पति को मनाओ मिशन। अगस्त्य की हालत में काफी सुधार था। इतने दिन से वो अब तक घर ही था। अशीति सुबह जब उठी वो अपने बराबर में नजर आया। पछतावे से उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझसे इतने नाराज हैं आपकी मेरी कोई कोशिश भी नहीं नजर आ रही है आपको। उसने एक गहरी सांस ली और उसके करीब होकर उसने एकदम आहिस्ता से उसके माथे को चूमकर एकदम ही प्यार और नरमी से कहा, आपको मना लूंगी मैं। वो अब उठकर जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ी तभी उसने अपनी आंख खोल ली। अशीति की पुरानी बातें याद कर उसने अपने माथे पर अपने हाथ को रगड़कर कहा, नहीं, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ जितना तुम्हें लगता है। नहीं रहना था ना तुम्हें मेरे साथ तो बस। अगस्त्य के चेहरे पर इस वक्त एक गंभीरता सी नजर आ रही थी। अशीति नीचे आए। अगस्त्य का ब्रेकफास्ट रेडी करके वो कमरे में आए। वो आज रेडी हो रहा था। माथे पर अब एक बैंडेज लगी थी। उसको आज ऑफिस के लिए रेडी होते देखकर उसने टेबल पर उसका ब्रेकफास्ट लगाकर कहा, पहले नाश्ता कीजिए, दवा लेनी होगी ना तो बस इसलिए कह रही हूँ, ऑफिस में भी चलती हूँ ना। अगस्त्य आज बिना कुछ कहे हम बोलकर नाश्ता करने लगा। अशीति को एक पल को उसका बिहेवियर अजीब सा लगा, मगर ये देखकर वो मुस्कुरा दी। अगस्त्य के साथ वो आज काफी दिन बाद ऑफिस आई थी और उसका ध्यान काम से ज्यादा अगस्त्य पर था। उसको कॉफी देकर वो जैसे ही अपने केबिन में आए प्यून ने आकर एक लिफाफा दिया। ये मेरे लिए है? अशीति ने पूछा तो उसने हामी भरी और चला गया।
उसने अब लिफाफा खोला तो आंखों में एकदम ही पेपर्स को देखकर नमी आ गई, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर्स थे जिस पर अगस्त्य के सिग्नेचर थे, जो उसे और भी ज्यादा ही हैरान कर गया था। वो हैरानी से उन पेपर्स को देख रही थी। अगले ही पल उठकर वो सीधा अगस्त्य के केबिन के आए। दरवाजा खोलकर वो सीधा अंदर आ गई थी। ये क्या है? अशीति ने अंदर आते ही टेबल पर पेपर्स को लगभग पटकते हुए कहा। अगस्त्य चेयर पर बैठा हुआ था, एकदम शांत था, मानो वो एकदम प्रिपेयर था इसके लिए। मैंने पूछा क्या है ये? अशीति उसकी चुप्पी की वजह से एक बार फिर से लगभग चीखती हुई बोली। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के एकदम ही सपाट से अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी आजादी जो तुम चाहती थी। 1 महीना कहा था ना, वरद ने काम वक्त से पहले कर दिया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मगर मेरी वजह से तुम्हें बहुत वक्त देना पड़ा। अब तुम फ्री हो, साइन करो और जाओ। यू आर फ्री टू गो। वो जिस तरह से बोला ऐसा लग रहा था मानो उसे बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अशीति एकदम हैरान होकर उसे देख रही थी। अगस्त्य के बर्ताव से एक पल को नहीं लगा मानो ये कहते हुए उसे फर्क पड़ा। अशीति की आंखों में आंसू भर आए। वो उसकी ओर देखकर भरे गले से बोली, आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ इन कागजों तक का है क्या? आज इतने समय बाद उसकी आंखों में इस तरह के भाव नजर आए थे। वो जो खुद उससे दूर जाने की बात कर रही थी, वो आज उससे दूर होने की बात पर नम आंखों से उसे मना कर रही थी। जो तुम चाहती थी वो ही हो रहा है, अगस्त्य ने सपाट से अंदाज में कहा। अशीति की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों तक आ गए, जो देखकर अगस्त्य के चेहरे पर भाव बदल गए। वो अब उठकर जैसे ही आगे बढ़ा, उसने उसकी ब्लेजर के बाजू को पकड़ लिया। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी भरी हुई आंखों को देखकर उसके माथे पर शिकन आई। दोनों की नजरें आपस में ही ना जाने क्या शिकायत कर रही थी। आपको फर्क नहीं पड़ता? हमारा बेबी हट होगा ना? अशीति ने नम आवाज में उसकी ब्लेजर की बाजू को कसकर पकड़कर कहा और वो पूरी तरफ से ठहर गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए तंजिया से अंदाज में कहा, हमारा बेबी तुम्हारा बच्चा था ना, मेरा कोई हक नहीं था, तो बस रखो ध्यान अपने बच्चे का। अपने बच्चे शब्द पर उसने जोर दिया था और अपना हाथ छुड़ाकर वो निकल गया। अशीति की आंखों में नमी थी। अगस्त्य कॉन्फ्रेंस रूम में आया। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अयान था। उसे देखते ही वो उठा। भाई आप ठीक है? अयान ने पूछा तो उसने गर्दन हिलाई। हम अपनी भाभी को घर ड्रॉप कर 2 मीटिंग में देख लूंगा। अयान ने अगस्त्य की ये बात सुनकर उसकी तरफ देखा। वो अब आगे बढ़ गया। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। अशीति का रोता हुआ चेहरा याद आते ही उसके माथे पर शिकन सी आ गई थी। महक को लेने कबीर उसके ऑफिस के बाहर अपनी कार में बैठा हुआ था। उसे अपने दोस्त के आती हुई महक नजर आई। वो किसी बात पर उसके कंधे पर हाथ रखकर अब एकदम खुलकर हंस दी थी। कबीर अब बाहर निकला। महक उसे देखकर चौंकी। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कबीर से मिला। उसने भी बहुत ही आराम से उससे बात की और उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए कहा, चले। महक को एक पल को अजीब लगा, लेकिन उसने सर हिला दिया और वो चुपचाप उसके साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। कबीर ने कार स्टार्ट करते ही पूछा, बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा? महक ने उसकी बात सुनकर नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो इससे पहले भी उससे मिल चुका था, लेकिन उसने इस तरह की बात नहीं पूछी थी। मतलब अच्छा दोस्त है, बस यही पूछा है यार, कबीर ने कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरा अच्छा दोस्त है। महक अब चुप हो गई थी। कबीर ने जब गाड़ी घुमाई, उसने आगे बदलते हुए रास्ते को देखते ही कहा, ये हम कहाँ जा रहे हैं कबीर? जा रहे हैं, बस इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो जैसे किसी और के साथ हो तुम? कबीर ने बहुत ही आराम से कहा। महक उसके पल पल बदलते हुए रवैये की आदी हो गई थी। उसे समझ नहीं आया क्या कहें, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, कॉफी पीते साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं फिर चलते हैं। नहीं प्लीज, मुझे घर जाना है। महक ने सपाट से अंदाज में सीधा मना ही कर दिया। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, महक बस थोड़ी देर की बात है, हम घर ही जाएंगे। नहीं प्लीज, मुझे घर जाना है, प्लीज तुम घर चलो, मुझे नहीं जाना कहीं भी, प्लीज घर चलो। महक का ये अंदाज कुछ एकदम ही अलग था। कबीर जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसने एक बार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसी तरह से कहा जिसके बाद उसने गाड़ी मोड़ दी। उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा था। अशीति घर आ गई थी। डिवोर्स पेपर वाली बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। अगस्त्य जब आया, नजरें इधर से उधर हुई, वो हॉल में नहीं थी, तभी उसे वो डाइनिंग एरिया में नजर आए। सरिता जी उसे कुछ खिला रही थी। एकदम ही उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वहां से भागी। मायरा और सरिता जी उसके पीछे गई थी। उसके बाद भी अगस्त्य के माथे पर कुछ शिकन आ गई। उसके कदम एकदम ही आगे बढ़ाने के लिए उठे, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को रोक लिया। अविनाश जी और आयुष्मान जी दोनों ये देख रहे थे। वो बार बार उसी तरफ देख रहा था। जैसे ही उसे अब अशीति नजर आई जो कुछ नॉर्मल थी, तब जाकर वो अपने कमरे की तरफ गया था। अविनाश जी उसे हुए खुलकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने बेटे की तरफ देखा तो आयुष्मान जी के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। गुस्सा है बाऊजी पर, बेचैन भी, बस मैं तो यही चाहता हूँ जो अब तक बात हुई है वो आगे ना बढ़े, वरना मैं खुद बात करूंगा उससे, आयुष्मान जी ने कहा तो अविनाश जी ने सर हिलाया। अपने पिता को देखकर वो बोले, वैसे शालिनी दीदी आई है, एक बार मिलना बनता है, सालों बाद आई है इस शहर, मुझे तो लगता है एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। मोक्ष के मन में भी आयुष्मान जी कह ही रहे थे, तभी उनके पिता ने एकदम गुस्से से उनकी बात काटी। उस लड़के का तो नाम मत लो, उसको देखते ही उसका बाप याद आता है हमें। दोनों ही एक जैसे सनकी है, ऐसे इंसान से मिलना ही नहीं चाहते हम।
महक घर आते ही कमरे में आए और चेंज करने के कुछ देर बाद ही वो बाहर चली गई थी। वो अब एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी। कबीर ने उसे देखकर अपने आप में ही कहा, पता नहीं इसके भी दिमाग में क्या चलता रहता है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो बात करेगी नहीं। इसका हमेशा का यही प्रॉब्लम है। शालिनी जी जब से यहाँ आई थी अपने बेटे से उनके खुद बात कम हो गई थी। वो नविका के कमरे में आई, उन्होंने उसे देखा जो चुपचाप अब भी बैठी हुई थी। अपने आप को शांत करते हुए उसके सामने आकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मेरे बेटे की वजह से तुम बहुत नाराज हो। तुम्हारा नाराज होना भी जायज भी है। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि उसने कुछ भी सही किया है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने इतना कहा ही था तभी उसने एकदम गुस्से से उनकी बात को काटकर तेज आवाज में कहा, आपकी माफी कुछ ठीक कर पाएगी? आपकी माफी मेरे माँ बाप के सामने मेरी बिगड़ी हुई इमेज को ठीक कर पाएगी? मेरे माँ बाप की इज्जत को ठीक कर पाएगी? उनकी नाराजगी को दूर कर पाएगी आपकी माफी? आपके बेटे ने जो किया वो आपके लिए बेशक बड़ा नहीं है, पर क्या आपकी माफी मेरी जिंदगी ठीक कर पाएगी? उन दोनों का रिश्ता ठीक कर पाएगी जिन दो लोगों का रिश्ता मेरी वजह से बर्बाद कर दिया है? आपके बेटे ने अगस्त्य के साथ ऐसा किया, वो तो उसका भाई है, उसे इतनी भी शर्म नहीं थी। नविका की बात सुनकर शालिनी जी एकदम ही शांत बढ़ गई और अब उनको एहसास हुआ मोक्ष काफी कुछ और भी खराब कर चुका था। उनकी आंखों में नमी आ गई थी। उन्होंने अपने हाथ को जोड़कर कहा, बेटा मैं जानती हूँ मेरी माफी कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं हूँ इस गलती की वजह, मैं अपने बेटे को सही सीख नहीं देता, ये मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। माँ, मोक्ष की तेज आवाज आए। अपनी पूरी जिंदगी में अगर उसने किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया था तो वो उसकी माँ थी और वो उसके लिए झुक रही थी, ये बात भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसकी आंखों में इस वक्त एकदम तेज गुस्सा नजर आ रहा था। वो एकदम गुस्से से अंदर आया, उसने चीखते हुए कहा, तुम मेरी माँ के साथ? उसने इतना कहा ही था तभी एक जोरदार थप्पड़ उसकी माँ ने उसके गाल पर रख दिया और चीखी, मुझे अपनी माँ मत कहना तो, और मुझसे तब तक तुम बिल्कुल भी बात मत करना जब तक ये लड़की तुझे माफ नहीं कर देती। इतना कहकर वो चली गई। मोक्ष हैरत में पड़ा उसे देखता रह गया। तभी नविका नफरत भरी आवाज में बोली, और मैं तुम्हें इस जन्म में कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ। मुझे नफरत है तुमसे। तुम जैसे इंसान हो उसके बाद तुमसे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। जिस इंसान को किसी और के इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, जिसे सिर्फ अपनी जिद नजर आती है, जिसके लिए वो एक छोटे से बच्चे का इस्तेमाल कर सकता है, वो इंसान कभी माफी के नायक हो ही नहीं सकता। वो भी नफरत से इतना कहकर निकल गई थी। डिनर के बाद अशीति कमरे में चहलकदमी कर रही थी। अपने पेट पर आहिस्ता से हाथ रखकर उसने कहा, अब अपने खडूस पापा को आप मनाओगे मेरे छुटकू? उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल जैसे ही कमरे में आहट हुई उसने सामने देखा। अगस्त्य को देखते ही उसकी मुस्कुराहट बड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही अगस्त्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट को समेट लिया और एकदम उदास हो गई। अगस्त्य को समझ नहीं आया था अचानक उसे क्या हुआ, पर उसे नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ गया। अशीति ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, खडूस पति को मनाओ मिशन शुरू। क्या चल रहा है अशीति के दिमाग में? क्या करेगी वो? क्या होगा उसका अगला कदम अगस्त्य को मनाने के लिए? क्या पहले की तरह एक बार फिर से नॉर्मल हो पाएगा इन दोनों का रिश्ता? मोक्ष से धीरे धीरे छूट रहे हैं सारे रिश्ते, कैसे करेगा वो अपनी जिंदगी के इस मुश्किल को पार? कबीर और महक की सुलझी हुई कहानी एक बार फिर उलझने लगी है। क्या फिर से उलझन पड़ जाएगी उनके रिश्ते में? क्या महक के रूठ जाने से पहले कबीर बना देगा उसे, या एक बार फिर उलझ जाएगा रिश्ता? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 15 न्यू फीलिंग्स। डिनर के बाद अशीति कमरे में चहलकदमी कर रही थी। अपने पेट पर आहिस्ता से हाथ रखकर उसने कहा, अब अपने खडूस पापा को आप मनाओगे मेरे छुटकू? उसके लबों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल जैसे ही कमरे में आहट हुई उसने सामने देखा। अगस्त्य को देखते ही उसकी मुस्कुराहट बड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही अगस्त्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट को समेट लिया और एकदम उदास हो गई। अगस्त्य को समझ नहीं आया था अचानक उसे क्या हुआ, पर उसे नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ गया। अशीति ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, खडूस पति को मनाओ मिशन शुरू। वो बेड की तरफ आया पर फिर रुककर उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी को निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। अशीति ने उसकी तरफ आकर आहिस्ता से कहा, सुनिए। अगस्त्य उसकी आवाज को एकदम साफ साफ सुन पा रहा था, मगर उसके बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया। अशीति अब खुद ही उसके पास आ गई। उसने एकदम आहिस्ता से उसकी बाह पर हाथ रखकर कहा, आपसे ही बात कर रही हूं ना। उसके हाथ का टच फील करते ही अगस्त्य में एकदम ही गुस्से से भरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था कि अशीति एक पल को डर गई, लेकिन उसने अपने आप को एकदम नॉर्मल रखकर कहा, क्या हुआ, अब क्या कुछ कह भी नहीं सकती? उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोला था। अशीति ने कुछ और करीब होकर एकदम आहिस्ता से कहा, मुझे चेकअप के लिए जाना है। तुम्हें जाना है? तुम जाना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने एकदम सख्त अंदाज में कहा, जो सुनते ही उसने कहा, क्यों, मैं क्यों जानूं? आपका बच्चा भी है ना? उसके इतना कहते ही अगस्त्य को पुरानी बातें याद आने लगी। उसने जब उससे अपने बच्चों के होने की बात कही थी तब भी वो उससे झूठ बोल रही थी, और उसके बाद भी उसने कितनी नफरत से कहा था, उस पर उसका कोई हक नहीं था, और अब वो इतनी आसानी से ये सब कह रही थी। ये सुनते ही अगस्त्य का गुस्सा एकदम फट पड़ा।
उसने एकदम चिल्लाकर कहा, पागल समझ रखा है तुमने मुझे? क्या मैं पागल लगता हूं तुम्हें, या तुम्हें लगता है तुम कुछ भी करोगी और चलता रहेगा? कल तक तुमको मैं तुम्हारा पति नहीं लग रहा था, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं लग रहा था, और अब जब तुम्हें सच पता चल गया तब तुम एकदम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसका गुस्सा इतनी तेज था कि अशीति डर भी रही थी, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा, मैं जानती हूँ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन 1 महीने की तो बात। तभी अगस्त ने एकदम तेज आवाज में उसकी बात को काटते हुए कहा, 1 महीने की बात है ना तुम्हारे लिए, सिर्फ 1 महीना? वो 45 दिन मैंने कैसे बताएं कि मैं जानता हूँ। हर पल हर एक इंसान की नजरों में मेरे लिए यही सवाल होता था, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम चली गई? मेरे घर से लेकर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा वो दोस्त तक, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं तो हूं ऐसा इंसान जिसके साथ रहा नहीं जा सकता। हर एक सवाल, हर एक इल्जाम मुझ पर लगा। एक एक पल सोचा ढूंढूं तुम्हें, पर तुम छिपती रही। सिर्फ वो 1 महीना मैंने कैसे काटा है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। बहुत छोटा था मैं जब मेरा बाप मर गया, जब मेरी माँ मेरी, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर तुम जानती थी तुम मेरी वो कमजोरी हो जिसके बिना रहना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, और तुमने। बोलते बोलते अगस्त्य को रियलाइज हुआ वो क्या बोलने लगा था, तो वो एकदम चुप हो गया और उसने गुस्से से अशीति का हाथ अपनी बाह से झटक कर कहा, अशीति शर्मा, तुम्हारे बच्चे पर तुम्हारा हक है, तुम जानो। अशीति को तकलीफ हुई थी उसकी सारी बातें सुनकर। उसने उसकी तरफ देखकर भरे गले से एकदम धीमी आवाज में कहा, आप अपने बच्चे को अपना नाम नहीं देंगे? अगस्त्य जो आगे बढ़ने लगा था उसके कदम अपने आप ठहर गए थे। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सपाट से अंदाज में बोला, अगस्त्य रायचंद जैसा घटिया आदमी तुम्हारे बच्चे का बाप कहलाए ये तो तुम बिल्कुल नहीं चाहती। अशीति शर्मा काफी है ये नाम। अशीति की आंखों में नमी बढ़ गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। आप नहीं जानते क्या मैं बहुत पागल हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप जानते हैं ना मैं ऐसी हूं, प्लीज सॉरी। अगस्त्य उसकी आंखों में आंसू देखकर कुछ ठहर सा गया था। अशीति ने उसके पास आकर एकदम धीरे से उसके हाथ को पकड़ा। डोंट डोंट यू डेयर। वो एकदम ही गुस्से से पीछे हटा क्योंकि वो उसके सीने से लगने लगी थी। अशीति ठहर गई। उसने अगस्त्य के हाथ को पकड़ कर रखा था। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा और ना ही अगस्त्य ने उससे अपना हाथ छुड़ाया। दोनों ने कुछ पल तक एक दूसरे को देखा। उसके बाद वो बहुत ही आहिस्ता से बोली, मैंने जो गलती किया उसकी सजा मुझे दीजिएगा। अगर आपको लगता है आपका बच्चा नहीं है तो मैं डीएनए। बकवास मत करना मेरे सामने। तुम्हारी तरह मेरा दिमाग खराब नहीं है, बहुत अच्छे से जानता हूं जो हक तुम पर मेरा है वो सिर्फ मेरा है। वो उसकी आंखों में देखता हुआ एकदम गहराई से बोला। अशीति पूरी तरह से ठहर गई। उसने उस पर यकीन नहीं किया, काफी कुछ कहा पर वो अब भी ये कह रहा था, सिर्फ आपका ही है सच में। वो जैसे ही बोली, अगस्त्य ने एक नजर उस देखा, वो पीछे हटने को था, तभी उसने कहा, एक बार तो सोचिए ना, आपके बिना हमारे बच्चे का क्या होगा? आप कैसे मुझे छोड़ सकते हैं? रह लेंगे मेरे बिना, इसके बिना? ऐसा कहते हुए उसने एकदम धीरे से उसका हाथ अपने पेट पर रखा और अगस्त्य को एकदम ही कुछ महसूस सा हुआ, जिसके बाद वो ठहर सा गया। दोनों की नजर एक दूसरे पर आई और ये एक एकदम ही नया एहसास था जो इस वक्त उनको हुआ था। क्या अगस्त्य और अशीति का डिवोर्स हो जाएगा? कैसे माफ करेगा अगस्त्य अशीति को? क्या होगा आगे उनके साथ? आगे जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर